मैं आमंत्रित करता हूं हमारी आज इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे मूल निवासी एन गंगाधर सीसी सदस्य बामसे। क्षमा चाहेंगे। डॉक्टर प्रभाकर निसर्गन, राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी सभ्यता संघ नई दिल्ली। मैं उनको आमंत्रित करता हूं, कृपया करके वो मंच पर आ जाए। थोड़ा सा संशोधन है आज की अध्यक्षता में। मूल निवासी एन गंगाधर के स्थान पर प्रदीप बांसोड़े जी, जो कि एमएनटी को देख रहे हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, कृपया करके मंच पर आ जाए। प्रदीप बांसोड़े। इस सत्र को आरंभ करने से पहले एक हमें 10,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन प्राप्त हुआ है। मूल निवासी राजेंद्र कुमार, अध्यक्ष आमसेफ नरेला यूनिट दिल्ली, उन्होंने डीके खापर्डे मेमोरियल ट्रस्ट को 10,000 रुपए का चेक का कंट्रीब्यूशन किया। मैं उन्हें अनुरोध करता हूं वो कृपया करके मंच पर आए। राजेंद्र कुमार। मैं मूल निवासी संजय इंगोले जी, राष्ट्रीय महासचिव, उनसे आग्रह करूंगा कि कृपया करके वो मंच पर आए और दिल्ली की तरफ से इसको स्वीकार करें। ठीक है। संजय इंगोले साहब, साथियों, ये जो राशि हमारे राजेंद्र कुमार, जो अध्यक्ष बामसेफ नरेला यूनिट है, इनकी जो मैडम है रेखा, उनकी उपलब्धि है ये। उन्होंने ही ये चेक साइन किया है, तो मैं चाहूंगा कि साथ में वो भी आए। एक और है अजय कुमार कानपुर, इन्होंने 5,000 रुपए राशि का कंट्रीब्यूशन किया है। ताली जोरदार होनी चाहिए। ध्रुव सांद्रू, इनकी बेटी को 4 साल हो गए हैं पैदा हुए, और उसका जन्मदिन है 4th, चौथा जन्मदिन है। तो इस हिसाब से उन्होंने 4,000 रुपए का जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑनलाइन किया है, और उनका ये वादा है कि जब वो 5 साल की होगी तो वह कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा, क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा। हम उनका धन्यवाद करते हैं और आप से हम अनुरोध करते हैं आप इसी प्रकार से उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। हाय मदे।
साथियों, एक सूचना है, आप सभी का सहयोग भी चाहिए। फूले अंबेडकरी मिशन भागलपुर जिला के बिहार के समर्पित साथी मूल निवासी सहेंद्र साहू जी, वो रिटायर्ड प्रिंसिपल और अधिवक्ता थे भागलपुर के, और राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए वो भागलपुर से चले थे। और उसके बाद 2-3 स्टेशन बाद है, कौन सा स्टेशन पे हुआ, सुल्तानगंज। सुल्तानगंज आते आते उनको हार्ट अटैक हुआ और वो गुजर गए। उनके शरीर को फिर वापस उनके बेटे और भाई को सौंप दिया गया। आपसे अनुरोध है कि उनके आदरांजलि के लिए हम अपने अपने स्थान पर कुछ क्षणों के लिए खड़े हो जाएंगे। डाइस से भी अनुरोध है कि सभी अपने अपने स्थान पर कुछ क्षणों के लिए खड़े हो जाएं। मूल निवासी सहेंद्र साहू जी, ये पूर्व में भागलपुर बामसेप के जिला अध्यक्ष रह चुके थे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जी। साथियों, आज के विषय की प्रस्तावना पढ़ने की जिम्मेदारी वो मुझे तत्काल एकदम मिली है। आज का विषय है संविधान का नाम परंतु ब्राह्मणवादी काम, उजागर करो, धिक्कार करो, दफन करो। इसमें एक्शन करने के लिए बोला है। इस विषय में हमें एक्शन करने के लिए बोला है, उजागर करना है, धिक्कार भी करना है और उसे दफन भी करना है। एक्शन हमें बोला गया, एक आदेश है। साथियों, जब से बामसेफ ने BS4 अभियान को अपने हाथ में लिया है और भारत देश के प्रत्येक मूल निवासी को संविधान के मूल्यों को, उसकी उपयोगिता को और उसकी प्रत्येक लाइन, अनुच्छेद, जो भी उसमें नियम कानून समाहित है, उनके अर्थ को समझाने का प्रयास BS4 के माध्यम से लगातार आज तक किया जाता है। इसका परिणाम यह हुआ कि बड़े पैमाने पर भारत के मूल निवासियों में एक जागरूकता पैदा होने लगी। वो संविधान को अपनी क्रांति का दस्तावेज है, इसकी मान्यता देने लगे। उनको पता चलने लगा कि संविधान ने ही हमारी जिंदगी में क्रांति की है और ये संविधान अगर इसी तरह से लागू होता रहा तो और भी क्रांति हमारे जीवन में आए। इसमें लिंग का भी कोई सोचने विचारने का नहीं है कि मूल निवासी महिलाओं के जीवन में भी उन्होंने संविधान ने अहम भूमिका अदा की। तो इस बढ़ती जागरूकता को देखकर जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, उन्होंने इस संविधान पर आरंभ से ही अटैक करने का काम शुरू किया हुआ। लेकिन जब वो अटैक करते हैं तो उस अटैक का प्रचार आप तक ना हो और आपके हक अधिकारों पर चोट भी होती रहे और आपको लगातार जो आपके जीवन में सुधार आ रहे हैं उनको रोका जाए। आप जो संविधान के लागू होने से जो क्रांति होने वाली थी उसको रोका जाए, इसके लिए उन्होंने नियोजित तरीके से काम करना शुरू किया आरंभ से। उसके लिए मैं 2-4 पॉइंट रखना चाहूंगा क्योंकि प्रस्तावना मुझे शॉर्ट में रखनी है। हम भारत के लोग, ये टर्म है, हम भारत के लोग, मतलब कि मैं भारत का ईसाई नहीं, मैं भारत का सिख नहीं, ये भारत का उस जाति का नहीं, या मैं उस भारत का फला जाति का नहीं। तो संविधान क्या कह रहा है? उस जाति का नहीं, इस धर्म का भी नहीं। क्या बनने की बात बोल रहा है वो? टर्म क्या पैदा कर रहा है? हम भारत के लोग। तो जब हम भारत के लोग इस टर्म की बात करता है संविधान, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाएंगे। अगर यदि ये हम भारत के लोग टर्म बन जाती है, उसके लिए क्या करना होगा? भाईचारा फैलाना होगा,
उसके लिए एकता और अखंडता स्थापित करनी पड़ेगी। तो हम भारत के लोक टर्म स्थापित हो जाएगी। अगर ये स्थापित हुई तो देश एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बन जाएगा। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने हम भारत के लोग टर्म जो है उसको स्थापित ही नहीं होने देना है, इस पर काम किया। उन्होंने जातीय दंगे लगाए। इस जाति के समुदाय, इन सभी समुदाय के लोगों से, इस समुदाय के लोगों को दंगों में मरवा दिया। एक बहुत बड़ा अपराध है। तो ये दो जो समुदाय थे इनके अंदर एकता स्थापित नहीं होने दी। इसी प्रकार से एक संप्रदाय जो कि धार्मिक संप्रदाय, जिसको हम बोलते हैं धार्मिक, जो हमारे माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनका दंगा, सिखों का दंगा दलितों से कराना, दलितों का दंगा मुस्लिमों से कराना, इस प्रकार से देश के अंदर हम भारत के लोगों की जो टर्म है उसको स्थापित ही नहीं होने दिया। फिर उसके बाद मैं बात बोलता हूं समाजवादी। समाजवादी बनाएंगे हम इस देश को। कौन बनाएंगे? हम भारत के लोग। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि उनका जो ये षड्यंत्रकारी जो चरित्र है, जो आज इस विषय में लिखा है, कि उसका हमें खुलासा करना है, उसको उजागर करना है, ये एक्शन दिया गया है। तो मैं उस एक्शन पर ही आपको प्रस्तावना बता रहा हूं, समाजवादी। और समाजवादी का अर्थ है जितने भी भारत के साधन संसाधन है वो एक पब्लिक के हाथ में होने चाहिए। पब्लिक का मतलब है वो हमारे स्टेट के हाथ में, स्टेट करेगा उसको। तो वो क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे उनका निजीकरण कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं और निजी हाथों के हाथ में दिए जा रहे हैं। जब उनके कंट्रोल में वो चला जाएगा, बिजली हो, पानी हो, जमीन के नीचे से कुछ निकालना हो, हवा में कुछ हो, चाहे वो हवाई जहाज उद्योग हो या सैटेलाइट का उद्योग हो या जो हमारा मोबाइल फोन चलता है उसका कोई उद्योग धंधा हो, वो सब के सब जो कि सरकार के हाथ में हुआ करते थे अब वो निजी हाथों में दिए जा रहे हैं और उसके परिणाम आने भी शुरू हो गए हैं। अब वो आपके हाथों से उसकी पहुंच को दूर करना चाहते हैं। जब आपको उससे दूर करते चले जाएंगे तो वो समाजवाद पर इस प्रकार का अटैक हो रहा है। तो ये जो भारत में संविधान की खूबी है कि सब कुछ चले तो जो जनता है यहाँ की वो गवर्न करे, तो समाजवाद का यहाँ पर नुकसान किया जा रहा है। धर्मनिरपेक्ष। अब धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि भैया जो भी सरकार चुनी गई है तो वो धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए, किसी धर्म का पालन ना करे। तो सबकी सरकार है क्योंकि जनता ने चुना है, हम भारत के लोगों ने चुना है। कोई मुस्लिम ने थोड़ा चुना है, कोई सिख ने थोड़ा ना चुना है उसको, वो तो हम भारत के लोगों ने चुना है। तो सरकार कैसी होनी चाहिए? धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। अभी सरकार क्या होती है? अभी सरकार चुनकर आई, राजीव गांधी जी ने वो मस्जिद के दरवाजे खुलवाए और वहां पर पूजा शुरू करवा दी। तो भैया पंथ निरपेक्ष को चोट मारने का काम प्रारंभ से ही किया जाता है और आज तक की डेट में फिर उसको मस्जिद को गिराया गया। फिर उसके बाद और बहुत सारे काम की प्रस्तावना को थोड़ा सा शॉर्ट में रखेंगे तो ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो पंथ निरपेक्ष टर्म है, जो धर्मनिरपेक्ष टर्म है, उसको भी स्थापित उन्होंने नहीं होने दिया। लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेसी स्थापित करनी थी कि जनता का राज हो। लेकिन अब जनता का राज क्या क्या होता है? जनता का राज है भाई जनता के लिए होता है, जनता के द्वारा सरकार चुनी जानी चाहिए, जनता के लिए काम करने वाली सरकार होनी चाहिए। अभी क्या होता है, अगर जो पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां जो चुनकर आती हैं, इस पार्टी को मैं एक बार इस शब्द को हटा लेता हूं, ये कंपनी का नाम रख देते हैं। मान लो जो अभी जो कोई कंपनी है, जैसे कांग्रेस सरकार है या और भी कोई सरकार है, सॉरी जो पार्टियां हैं, ये कंपनी के मालिक कौन है? कंपनी के मालिक कौन है? ब्राह्मण है। दूसरी कंपनी उसके मालिक कौन है? बनिया है। तो एक कंपनी की सरकार जाती है और दूसरी कंपनी की सरकार आ जाती है। फिर जो सरकार आई, क्या उसने स्कूलों का, एजुकेशन का निजीकरण किया? ये जनता के लिए काम था। उन्होंने प्राइवेटाइजेशन का काम किया। ये सरकार जो जनता के द्वारा चुनी गई थी, क्या ये जनता के लिए काम हुआ? इस प्रकार के जो काम ये जो कंपनियां करती हैं, तो आप लोगों के लिए किए क्या क्या काम उन्होंने? आपने जो उनको जनादेश दिया वो इसलिए दिया था, तो ये आपके लिए तो काम नहीं हुआ। तो लोकतंत्र की सरकार कैसी होती है? जो लोगों के द्वारा चुनी गई हो लेकिन लोगों के लिए काम करे। तो क्या ये जो कंपनियां काम कर रही थी आप लोगों के लिए कर रही थी? नहीं कर रही थी। तो लोकतंत्र को इन्होंने बिल्कुल मर्डर कर दिया।
जाएगा, बेटा नहीं चुना जाएगा इसके बाद। वो तो एक प्रॉपर तरीका है जो संविधान में दिया गया, उस तरीके से सरकार चुनी जाएगी। अभी मैंने आपको बताया कि एक कंपनी की सरकार को आपने हरा दिया। भैया ये तो आप काम के तरीके से काम नहीं कर रहे हो, संविधान के अनुसार नहीं चलते, आपने हराया। लेकिन दूसरी कंपनी जो चुनकर आई उसने भी वही काम किया जो पहली कंपनी कर रही थी। तो एक कंपनी जाती है, एक ब्राह्मण की कंपनी जाती है, दूसरे ब्राह्मण की कंपनी आ जाती है, फिर अभी एक लाइन में और लगा हुआ बनिया कंपनी अभी लाइन में हो, और वो जो कंपनी की सरकार आएगी वो भी आने की तैयारी में। तो मतलब गणराज्य का हुआ, सत्ता तो वही की वही है, एक वर्ग विशेष के हाथ में आ गई। जबकि ये सरकार गणराज्य की बात करती है, संविधान हमारा जो है गणराज्य की बात करता है कि पैतृक नहीं होना चाहिए, लेकिन पैतृक हो गया है, बड़ा तगड़ा षड्यंत्र है। लेकिन ये जितने भी षड्यंत्र आप बात कर रहे हैं, अभी और भी जो हमारे वक्ता है वो बताएंगे, वैसे भी ज्यादा कुछ और जानकारियों को आपको निकाल कर देंगे। तो क्या ये इस तरीके का जो काम है ये संविधान के पक्ष में हो रहा? बिल्कुल नहीं हो रहा। और जब वो आपको ये चरित्र पता ना चल जाए उनका कि संविधान विरोधी है उनका चरित्र, इसके लिए वो तरह तरह से अपने आप को पेश करते हैं आपके साथ। जैसे मान लो दलितों के ऊपर अत्याचार हो गया, मूल निवासियों पर अत्याचार कर देते हैं, रेप कर देते हैं। मनीषा वाल्मीकि का भी अत्याचार हुआ था तो प्रधानमंत्री क्या है, आंसू बहाए, भैया दलितों को कुछ मत कहो, मेरे को मार लो। भैया ऐसे कैसे हो सकता है? ये कोई कानूनी तरीका है? अब सरकार में बैठे हैं तो मतलब आप जो है इस तरह का नाटक कर रहे हैं कि आप संविधानवादी हैं। आपको वो ऐसा पेश कर रहा है कि आप संविधानवादी है, और विश्वास न डगमगाए आपका। आप मेरे आंसू देखो और अगली बार भी मेरे को ही कंसीडर करो, पुनर्विचार करना तो मेरे को ही कर लेना। तो इस तरह से वो अपने आप को पेश करते हैं। तो इसको मैं ऐसे समझता हूं जैसे वो कई बार बॉर्डर पे बोलते हैं हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन जब जब भी उन्होंने बोला हिंदी चीनी भाई भाई, तब तक उन्होंने हमारे सैनिकों को ठोका। तो जब जब ये बोलते हैं कि हम तुम्हारे भाई हैं, हम संविधानवादी हैं, तब तक हमें वो ठोक देते हैं। तो ये भी हमें सोच बदलनी पड़ेगी। इसी आधार पर यह विषय रखा गया है कि जो है संविधान का नाम परंतु ब्राह्मणवादी काम। वो ब्राह्मण कभी भी अपने वाद को छोड़ने वाला नहीं है, हम उसको नहीं बदल सकते, वो उसका नेचर है। हमें अपना ही संघर्ष करके अपनी व्यवस्था को स्थापित करना पड़ेगा। तो इसमें एक्शन प्लान दिया गया है। और लास्ट में मैं अपनी बात को बस यही बताऊंगा कि इनकी कथनी करने में अंतर है। ब्राह्मणवादियों के इस षड्यंत्रकारी चरित्र का अगर पर्दाफाश करना है तो आज हमारे हाथ में मीडिया नहीं है, क्योंकि मीडिया भी उन्हीं की कंपनी है, वो कंट्रोल कर रही है, उनके हिसाब से करती है, और वो इस तरीके से अपना चाल चलन रखती है कि ताकि ब्राह्मणवादियों के उद्देश्य को हासिल वो करते रहे। तो उनका चाल चलन और उनका एक्शन प्लान वो इसी उनके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होता। तो वो हमारे इस जो संविधान के खिलाफ उनके षड्यंत्र चल रहे हैं उसका पर्दाफाश नहीं कर रहे। इसका एकमात्र ही हल है, इसका एकमात्र तरीका, हमें ट्रेडिशनल तरीके से काम करना पड़ेगा। हमें अपने एमएनटी जो टीवी है या हमारे जो और तरीके उन्हीं को हमें डेवलप करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल तरीके में बहुत असर होता है, टाइम नहीं है तो मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि बहुत तगड़ा उसके अंदर उदाहरण है। कभी दोबारा मौका लगेगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि ट्रेडिशनल तरीका ही इतनी मारक क्षमता रखता है कि उसका कोई भी जवाब नहीं। आप मैन टू मैन इसको पहुंचाएं और पूरे देश में पहुंचा दें। और मुझे याद है कि बामसेव के मंच से एक बार प्रोफेसर दिलीप मंडल साहब ने एक बात कही थी, 16, 17, 18 की बात हो सकती है शायद अधिवेशन में, मुझे याद नहीं है। उन्होंने एक बात कही थी कि बामसेव के प्रचारक को जब कोई विचार दिया जाता है और जब वो ट्रेडिशनली तरीके से उसका प्रचार प्रसार करता है तो 1 महीने में 1 करोड़ लोगों तक विचार पहुंचा देता है। ये मैं नहीं कह रहा, उनका भाषण आप यूट्यूब पे सुन लेना, बामसेव के मन से उन्होंने बोला। तो ये उनकी कैलकुलेशन है। तो ट्रेडिशनल तरीका बड़ा काम करता है, तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। और इस पर्दाफाश को करने में आज देश के अंदर मूल निवासियों का कोई भी संगठन सुनियोजित तरीके से, कैडर बेस्ड तरीके से काम नहीं कर रहा। सिर्फ और सिर्फ बामसेव इस काम में लगा हुआ है।
जो सुनियोजित तरीके से अपने कैडर का इस्तेमाल करते हुए वो इस काम को भारत के कोने कोने तक, भारत के प्रत्येक मूल निवासी तक अपने इस उद्देश्य को पहुंचा रहा है, अपने काम को पहुंचा रहा है, ताकि देश के अंदर हम अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी अपने सभी वक्ताओं से यह आग्रह करूंगा कि वो इस विषय पर और खुलासे करें और विषय पर ही रहें, विषय पर बोलें, ताकि हमारा डिसिप्लिन बना रहे। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवास। अब मंच संचालन का काम भी करना है, तो मैं मूल निवासी अभिषेक चौहान साहब, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली, उनको आमंत्रित करता हूं डाइस पर। कृपया करके वो आए और अपने विचार रखें। मूल निवासी अभिषेक चौहान साहब। थैंक यू सर। सबको मेरा जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान। इस मूल्यवासी बहुजन समाज में जन्मे सारे महान व्यक्तियों को मैं सबसे पहले नमन करता हूं, जैसे बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, बिरसा मुंडे, डी.के. खबाड़े साहब, और मंच पे बैठे सभी वक्ताओं को भी मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूं। और आप लोग जो आज यहाँ पे इस अधिवेशन में आए हो इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जब इस देश में इतिहास लिखा जाएगा, और जब इस इतिहास में ये लिखा जाएगा कि ब्राह्मणवादी ताकतों को संविधानवाद ने कैसे हराया था, तो उसमें आप सबका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। ऐसा मेरा पूरा यकीन है, और ऐसा ही मेरा उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है मेरे को इस चीज का। अब मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ तो आप लोगों की निष्ठा और आप लोगों का मोटिवेशन देख के मैं खुद भी बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है संविधान का नाम परंतु ब्राह्मणवादी काम, उजागर करो, धिक्कार करो, दफन करो। तो इसमें सबसे पहले टॉपिक को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ब्राह्मणवाद क्या है, और ये ब्राह्मणवादी काम क्या है, बाबा साहब ने इस पे क्या कहा था। जब बाबा अम्बेडकर जीआईपी रेलवे डिप्रेस क्लासेस वर्कमेंस कॉन्फ्रेंस में 12 और 13 फरवरी 1938 को जब बाबा साहब ने स्पीच दी थी, तो वहां पे बाबा साहब ने कहा था कि इस देश में हमारे पास दो हमारे एनिमी है, हमारे दो दुश्मन है। पहला जो हमारा एनिमी है वो है ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणवाद, और जो दूसरा हमारा एनिमी है वो कैपिटलिज्म। तो अब ब्राह्मणवाद या ब्राह्मणिज्म ये क्या है, तो इसमें बाबा साहब ने कहा था कि ब्राह्मणिज्म से उनका मतलब ये है कि जो भी चीज लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को नेगेट करे वो ब्राह्मणवाद है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता को जो भी नेगेट करे वही व्यवस्था ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। और बाबा साहब ने ये कहा था कि ये जो ब्राह्मणिज्म का जो काम है, इसी की वजह से जो पूरी लेबर क्लास है ये डिसऑर्गेनाइज हो गई है। बाबा साहब ने ये भी कहा था कि जो कास्ट सिस्टम है डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, ये डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, डिवीजन ऑफ लेबरर्स है। तो यही जो डिवीजन का काम, काटने का काम है इस देश में, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी खत्म करने का काम है, इसी का दूसरा नाम जो है ब्राह्मणवाद है। तो आज अगर आप देखेंगे कि हमारे देश में दो ताकतों के बीच में एक झड़प चल रही है, एक लड़ाई चल रही है। पहली ताकत जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या फिर संविधानवाद, और दूसरी ताकत जो है वो है ब्राह्मणवाद। तो संविधानवाद जो है वो हमको लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस देता है। आप प्रियम्बल देखें, वो हमको समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता और न्याय देता है। और जो ब्राह्मणवाद है वो हमको ये चार चीजें हमसे ले लेता है। इन दोनों चीजों की जो झड़प है आज के टाइम में ये चल रही है। अब अगला सवाल ये है कि अगर इनकी झड़प चल रही है तो ये हमको सीधी क्यों नहीं दिखाई दे रही। आज का टॉपिक ये है कि संविधान का नाम, संविधान के नाम ब्राह्मणवादी काम, पर अगर जब झड़प सीधी है तो सीधी दिखाई क्यों नहीं दे रही है। सीधी दिखाई इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि ये बात वो लोग भी जानते हैं कि जो संविधान के विरोधी है वो माइनॉरिटी में है, और जो संविधान के पक्ष में है वो मेजोरिटी में है। इसलिए वो अगर सीधी लड़ाई कर देंगे तो क्या होगा, दोनों तरफ लोग ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। जब दोनों तरफ ऑर्गेनाइज हो जाएंगे तो संविधान के फेवर में ज्यादा लोग होंगे या फिर खिलाफ में ज्यादा लोग होंगे, फेवर में ज्यादा लोग होंगे, और उनका सत्ता खत्म हो जाएगा।
इसीलिए उन्होंने कहा, उन्होंने तुम्हारा टॉपिक पे वो कहा इन नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ब्राह्मणिज्म इन ऑपरेशन। नाम उन्होंने संविधान का रखा, लेकिन ब्राह्मणिज्म उन लोगों ने उस हिसाब से चलाया, संविधान का नाम ब्राह्मणवादी का। ये आज हमारा टॉपिक है। तो मैं आज आप सबके बीच में कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स रखना चाहूंगा जिसमें कि कैसे कैसे करके जो ये ब्राह्मणवादी ताकत है, इन्होंने संविधान के थ्रू हम पे कब्जा करा। पहला अगर मैं शुरुआत करूंगा कोलिजियम सिस्टम से। कोलिजियम सिस्टम पे आने से पहले मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि क्या हमारे इस देश में जुडिशरी जो है उसका क्या महत्व है। बाबा साहब ने इस पे क्या कहा था? बाबा साहब ने ये कहा था कि जो जुडिशरी है, इट फॉर्म्स द जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि अगर आज सरकार कोई भी लॉ लाती है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन लाती है, तो उसका जो जो रिव्यू है, क्या वो संविधान के मूल्यों के हिसाब से है या नहीं है, वो उसका जो पूरा जो काम है वो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू जुडिशरी करेगी, हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करेंगे। तो बाबा साहब ने कहा था कि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है, दिस इज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विदाउट विच दिस कॉन्स्टिट्यूशन विल बी अ नलिटी। मतलब ये हमारे संविधान का दिल और आत्मा है, इसके बिना ये जो संविधान है ये जीरो नलिटी हो जाएगा। जस्टिस चार्ल्स इवेंस ह्यूग थे, यूएस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। उन्होंने ये बड़ी एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने बोला वी आर अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, हम तो संविधान के अंदर है, हम संविधान के सारे अंडर है। लेकिन संविधान क्या है? संविधान वो है जो जज कहते हैं वही संविधान है, क्योंकि जज इंटरप्रिटेशन की पावर है हमारे संविधान की, वो किसके पास है? वो हमारे जजों के पास है। इसीलिए जो जुडिशरी है वो आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जुडिशरी का फंक्शनिंग को समझना हर एक सिटीजन के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब अगला जो सवाल उठता है वो ये है कि आज हमारे भारत देश में ये जजों की नियुक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कैसे होती है। मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 124 जो है हमारे संविधान का, वो बहुत ज्यादा क्लियर कर देता है कि जजों की नियुक्ति कैसी होगी। मैं कोट करता हूं, एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील आफ्टर कंसल्टेशन, शब्द ध्यान दें, आफ्टर कंसल्टेशन विद सच ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज द प्रेसिडेंट मे डीम नेसेसरी। मतलब आर्टिकल 124 जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की अपॉइंटमेंट की बात करता है, और आर्टिकल 217 जो है वो हाई कोर्ट के जजों के अपॉइंटमेंट की बात करता है। वो कहता है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेगा और वो कंसल्ट करेगा उन जजों से जिनको वो समझता है जी इनका मेरे को ओपिनियन लेना चाहिए। शब्द जो यूज है कंसल्टेशन है। केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कंसल्टेशन है, कंसल्टेशन का मतलब होता है कि आप अगर मेरे से कोई राय ले रहे हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि आपका इस पे क्या कहना है, पर फाइनल जो से है, आपको डिसीजन अगर लेना है तो आपके हाथ में। कंसल्टेशन का बेसिक इंग्लिश भी जिसको आती है यही मतलब होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एसपी गुप्ता के केस में यही कहा और कहा कि इट वाज अप टू द गवर्नमेंट टू गिव वेट टू द एडवाइस और नॉट। मतलब जो कंसल्टेशन है जजों के अपॉइंटमेंट में जो प्रेसिडेंट करेगा, वो जो है वो प्रेसिडेंट के ऊपर है, वो किसी की एडवाइस माने या ना माने। प्रेसिडेंट जो है अपनी मनमानी नहीं जो जो जजेस है वो अपनी मनमानी नहीं चला सकते। वो ये नहीं कह सकते कि हाँ फलाने बंदे को जज बनाओ और फलाने को ना बनाओ। प्रेसिडेंट के ऊपर है, हो सकता है वो उनकी एडवाइस मान ले, हो सकता है ना माने। और ये अगर आप जिसको बेसिक इंग्लिश भी समझ आएगी वो भी समझेगा कंसल्टेशन का मतलब यही होता है। कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस हो ही नहीं सकता। फिर क्या हुआ 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया और इसने क्या करा, इसने इंटरप्रेट कर दिया कि जो कंसल्टेशन है इसका मतलब कंकरेंस। इससे क्या हुआ, जजों की अपॉइंटमेंट की पूरी पावर थी प्रेसिडेंट से हटके किसके पास आ गई? जजों के पास आ गई। क्योंकि जब फाइनल जब कंकरेंस देखिए होगा जजों का अपॉइंटमेंट के लिए, तो फिर और अगर उनकी कंसल्टेशन बाइंडिंग हो जाएगी तो फाइनल पावर जजों के पास आ गई। फिर थर्ड जजेस केस आया 1998 में। उसने कहा कि जो खाली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन नहीं करनी है आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 5 जो सीनियर मोस्ट जज होंगे, 4 सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा, उनके साथ आपको कंसल्टेशन करके जज बनाना है। तो इस तरीके से पूरे जो है आपको कोलिजियम सिस्टम का हमारे यहाँ पे एक तरीके से फल हुआ। और इस सिस्टम का संविधान में मैंने आपको आर्टिकल 124 लिख के बताया कि उसका कहीं पे भी कोई भी जिक्र नहीं है। अब बाबा साहब के इसमें क्या करना था, 24 मई 1949 को बाबा साहब ने कहा, ये बात संविधान सभा में चली और उनसे पूछा गया क्या ये जो अपॉइंटमेंट की पावर है
क्या हम इस पावर को अपने जजों को दे दें, जो जजेस अपॉइंटमेंट की पावर? तो बाबा साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस जो है वो बहुत एमिनेंट बनता है, बहुत एमिनेंट व्यक्ति है, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर इन दी एंड वो एक व्यक्ति है, वो एक आदमी है, एंड ही इज अ मैन विद ऑल हिज फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट। मतलब हर एक आदमी की तरह चीफ जस्टिस भी एक आदमी है, और क्योंकि वो एक आदमी है तो उसके अपने कुछ कमजोरियां हैं, उसके अपने कुछ सेंटिमेंट, उसके अपने कुछ प्रेजुडिसेस है। और अगर आप ये पावर देंगे जस्टिस की अपॉइंटमेंट की चीफ जस्टिस को, बाबा साहब ने जो वर्ड यूज करे थे, इट विल बी अ डेंजरस प्रोपोजिशन, ये खतरनाक हो, लेकिन फिर भी ऐसा करा गया। आप देखेंगे धीरे धीरे करके बाबा साहब की, तो धीरे धीरे इसके अलावा आप देखो तो धीरे धीरे करके बाबा साहब ने जिस जिस चीजों के खिलाफ बोला वो हमारे संविधान में लाई गई। जैसे पंचायती राज के खिलाफ बाबा साहब ने बोला, वो भी संवैधानिक संशोधन के थ्रू हमारे संविधान में लाई गई। आगे इसी पे मैं बात करता हूँ कि अब इस कोलिजियम सिस्टम से क्या हुआ। कोलिजियम सिस्टम आ गया, जजों के पास पावर आ गई, इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो 1931 का सेंसस में ब्राह्मण भूमियार को जब ऐड करा तो उनकी पॉपुलेशन जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में रिपोर्ट हुई थी 5.52 बताई, कई लोग उससे बताते हैं 5.52 भी अगर हम लेके चले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से, तो 5.52% जो पॉपुलेशन थी ब्राह्मण की, उसका हमेशा 30 से 40% होता रहा सुप्रीम कोर्ट में, हमेशा। और जो अभी हमारे चीफ जस्टिस है, ये 50th चीफ जस्टिस है हमारे देश के, और ये जो 50 चीफ जस्टिस हमारे देश में रहे, इसमें से 16 ब्राह्मण रहे, मतलब 32% चीफ जस्टिस ब्राह्मण रहे। मतलब अगर 5% भी पॉपुलेशन रहे तो भी 6 गुना से ज्यादा पॉपुलेशन के अनुपात चीफ जस्टिस रहे। शेड्यूल कास्ट में सिर्फ आज तक अगर टोटल जजेस देखें 256 जजेस अपॉइंट हुए सुप्रीम कोर्ट में, उसमें से सिर्फ 6 जज शेड्यूल कास्ट के आए। शेड्यूल ट्राइब का आज तक सिर्फ एक ही जज आया, जस्टिस एच के सेमा थे 2002 से 8 तक। आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई शेड्यूल ट्राइब जज नहीं है। ओबीसी में हम एक ही जज को जानते हैं आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में। तो इससे अगर आप देखेंगे तो जो डाइवर्सिटी है वो सुप्रीम कोर्ट में उस तरीके से धीरे धीरे खत्म होती गई। अब मैं आता हूँ हाई कोर्ट में। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की 2016 की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो आप समझेंगे कि 850 यहाँ पे टोटल जज थे हाई कोर्ट में, उसमें से सिर्फ 34 SC/ST के जज थे। और आप देखेंगे 21 हाई कोर्ट में से 14 हाई कोर्ट में SC/ST का एक भी जज नहीं था। इस रिपोर्ट में एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग खोली गई, वो ये थी कि 17 जज छत्तीसगढ़ में ऐसे थे जिनकी 5 से 10 साल सर्विस बची हुई थी। इसका मतलब उनका बहुत हाई स्कोप था हाई कोर्ट जाने का, लेकिन फिर भी उन सारे लोगों को निकाल दिया गया विदाउट एनी वैलिड रीजन। ये भी इस रिपोर्ट के अंदर रिपोर्टेड है। तो ये जो मानसिकता है आप इसे समझ सकते हैं। मैं एक आपको स्टेट का उदाहरण देता हूँ, आंध्र प्रदेश का आपको उदाहरण देता हूँ। आंध्र प्रदेश के 16 जज आज तक सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। ये आंध्र प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन हर स्टेट